हेलो। तो मैं अमित अवरेश और आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग इंडियन पॉलिटी के ऊपर ही अपने डिस्कशन को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। और सारा जो डिस्कशन था अभी इसी चीज के ऊपर ये चल रहा था, और कितना ये डिटेल्ड ये डिस्कशन है आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग बहुत ही गहराई पूर्वक हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और मकसद यही है कि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल हो सके, आपकी अपनी एक खुद की समझ विकसित हो सके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और डिस्कशन जो था वो इन्हीं चीजों के ऊपर ये चल रहा था कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जिसमें कि पहला फीचर जिसको कि मतलब आप देखिए कि उसको यूं ही बोला जा सकता है कि वी हैव द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार का सबसे ये लंबा चौड़ा और विस्तृत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन पिछले वीडियोस में आपने इन चीजों को देखा होगा, हमें लगता है कि 3-4 वीडियोस इसी के ऊपर बन गई है, एक फीचर के ऊपर, जो कि वो देखने में इतना ये सरल लगता है कि हमारा सबसे लंबा चौड़ा संविधान है। लेकिन हम लोगों का डिस्कशन इसके ऊपर केंद्रित रहा, सारी ये परिचर्चा इसी के ऊपर ये केंद्रित रही कि हमारा जो संविधान इतना विस्तृत हुआ, इतना डिटेल्ड हुआ, उसके पीछे के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। अब उन सब सारे चीजों को मैं फिर से रिपीट नहीं करने जा रहा हूं, पीछे के वीडियोज में वो सब सारे डिस्कशन से मौजूद थे। अब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक दूसरे ये फीचर, एक दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और आप इसको ये बोल सकते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत सारे ये स्रोतों से इसे लिया गया है, और जिसके के बारे में अक्सर ये बात ये बोली भी जाती है, हालांकि इसे थोड़ा निगेटिव सेंस में बोला जाता है, क्रिटिसिज्म के तौर पे बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए नोबल वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, रादर इट्स ए पैच वर्क। और इसको इस रूप में, यानी कि जो क्रिटिसिज्म करने वाले जो लोग हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस रूप में वो देखते हैं या इस रूप में बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैग ऑफ बोरोइंग्स, यानी कि बहुत सारे ये जगहों से मतलब उधार लेकर के, बहुत सारे ये स्रोतों से बोरो करके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया है। तो इसमें जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, तो भीमराव अंबेडकर ने इस चीज को निगेटिव सेंस में नहीं लिया, क्योंकि ये सब सवाल उनके भी सामने उठे थे, ये प्रश्न उठाया गया था उनके आगे, उनको इस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत ही पॉजिटिव मैनर में और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में उन्होंने ये जवाब दिया था कि यस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन its inspiration from the various constitutions of the world. You know, undoubtedly ये बात ये सही है। विश्व के बहुत सारे ये संविधानों से हम लोगों ने इनपुट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के इनपुट्स को लिया है, लेकिन साथ ही साथ अंबेडकर साहब ने इस भी चीज को भी ये बोला था कि इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म,
मतलब ये प्लेगरिज्म का एक्ट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल मैकेनिस्टिक मैनर में, मतलब यांत्रिक रूप से हमने ये विश्व के दूसरे अन्य कॉन्स्टिट्यूशंस थे सर्टेन पार्ट्स को उठाया, यानी कि ये कट एंड पेस्ट करते हुए और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये तैयार कर दिया। ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने इस भी चीज को बोला था कि नो वन हैज द पेटेंट राइट्स ओवर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश का जो संविधान होता है और उस ये संविधान से संबंधित जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी ये देश का कोई ये पेटेंट राइट नहीं होता है, क्योंकि उनका ये कहना था कि वैसे ट्रूथ्स यानी वैसी सच्चाइयां जिनके के अंदर सेल्फ वैलिडिटी होती है, स्व प्रमाणित होता है खुद से, जिनको कि हम लोग बोलते हैं एक्सियोमेटिक ट्रूथ्स, तो वो तो ये समान रहेंगे कहीं पे भी। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एक स्टेटमेंट देते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रकार का नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी है, क्योंकि जो ह्यूमन ये मॉरलिटी जो पाई जाती है, जो हम ये मनुष्यों के अंदर जो नैतिकता पाई जाती है, उस ये नैतिकता के आधार पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, इसकी वैलिडिटी के ऊपर या इसके ट्रूथफुलनेस के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके, कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की सेल्फ वैलिडिटी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इस चीज को चाहे इंडिया में बोला जाए, चाहे अमेरिका में बोला जाए, या किसी अन्य देश में बोला जाए, किसी अन्य ये समाज में बोला जाए, तो इस स्टेटमेंट का जो भाव है, जो इसका स्पिरिट है, वो हमेशा अनचेंज्ड रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि इसको ये प्रदर्शित करने के लिए हम जिस एक्सप्रेशन का सहारा ले रहे हैं, उस एक्सप्रेशन में कुछ ये चेंजेस हो सकते हैं लैंग्वेज के हिसाब से या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या कल्चर के हिसाब से, लेकिन इस स्टेटमेंट का जो भाव है वो भाव अनचेंज्ड रहेगा हमेशा। मतलब मेरे बोलने का ये अर्थ है, मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि कुछ ऐसे ये ट्रूथ्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, फंडामेंटल फैक्ट्स हैं, जो कि एक प्रकार से एक्सियोमेटिक ट्रूथ्स है। मतलब वैसे ट्रूथ्स या वैसी ये सच्ची बातों की जो वैलिडिटी होती है, ये सेल्फ वैलिडिटी होती है। मतलब उन बातों को वैलिडेट करने के लिए, उसको ये प्रमाणित करने के लिए हमें किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस सेंस में अंबेडकर साहब का एक बहुत ही सेलिब्रेटेड डिफेंस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हम लोग, ये ठीक है कि हम लोगों ने विश्व के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इनपुट्स को लिया है, ये बात सही है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ये प्रावधान ऐसे हैं जो कि डिफरेंट सोर्सेस से वो इंस्पायर्ड हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो है, इसका इंस्पिरेशन जो है वो आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्टिव ये प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका इंस्पिरेशन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वैसे वैसे इसके ऊपर एक वक्त क्लास ही होगा और वहां से ये क्वेश्चंस भी उठते हैं
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रॉपर्टी का या किस ये कैरेक्टरिस्टिक का इंस्पिरेशन किस ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो सब हम आपको डिटेल्ड वे में ये बता देंगे। बात यहां पे ये हो रही थी कि अंबेडकर साहब का ये कथन था कि किसी भी देश के संविधान के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बेसिक के प्रिंसिपल्स होते हैं, दे ऑलवेज रिमेन अनचेंज्ड। वो हमेशा अनचेंज्ड होते हैं बिकॉज दे आर द बेसिक फैक्ट्स, दे आर द फंडामेंटल फैक्ट्स, and no one has any patent rights over the fundamental principles associated with any constitution। कि किसी भी संविधान के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर किसी भी ये व्यक्ति का या किसी खास देश का या किसी खास समाज का पेटेंट राइट नहीं होता है। तो ये एक प्रकार का रॉन्ग एक क्रिटिसिज्म है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये बोला जाए कि इट्स ए बैग ऑफ ये बोरोइंग्स। नहीं, ये रॉन्ग ये क्रिटिसिज्म है। या अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये बोल दें कि ये एक प्रकार का ये कट एंड पेस्ट करके इस संविधान को बनाया गया है, ये भी एक अनजस्टिफाइड एक क्रिटिसिज्म होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोगों का या हमारे ये संविधान का। बल्कि यहां पे ये बात है कि हमने विश्व के बहुत सारे संविधानों से, बहुत सारे ये कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बहुत सारे फीचर्स को बोरो ये किया है, ये लिया है, लेकिन मैकेनिस्टिक वे में हमने उस कार्य को नहीं किया है। मतलब यांत्रिक रूप से, मतलब कि सीधे वहां से उठाया किसी अन्य संविधान से और उसको उसी रूप में, उसी ये तरीके से हमने जस्ट उसको ये पेस्ट कर दिया हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं किया गया है। बल्कि अगर हमने किसी भी ये फीचर को कहीं अन्य के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है तो उसको हमने एक्लेमेटाइज्ड किया है, उसको हम लोगों ने फिल्टर किया है, उसको हमने एक कस्टम्ड किया है। किसके हिसाब से? तो हमारे ये देश का जो सोशियो कल्चरल ये कॉन्टेक्स्ट जो था और हमारे देश का जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था, मतलब हमारे देश की जो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल जो इकोलॉजी थी हमारे देश की उस टाइम की, या हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को जो लगा कि हमारे देश का जैसा ओवरऑल इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर एडेप्टेशंस को ला करके, उसके अंदर ये बदलावों को ला करके और फिर एक फिल्टर्ड मैनर में जो कि हमारे कंडीशंस के अनुसार हो, हमारे कंडीशंस के सुटेबल हो, उस प्रकार से हम लोगों ने उन फीचर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। तो ये बोलना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैग ऑफ बोरोइंग्स, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। बल्कि उसके स्थान पे ये स्टेटमेंट हम लोग ये जरूर दे सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैग ऑफ एडेप्टेशंस। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा ये बैग है जिसमें कि हमने दूसरे ये कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे फीचर्स को ये बोरो तो जरूर किया है, लेकिन उसको, उन सारे फीचर्स को इंडियन कंडीशन के हिसाब से उसके अंदर एडेप्टेशंस लाते हुए हम लोगों ने उसको अपने संविधान के अंदर उसको इंक्लूड ये किया है। तो ये बातें हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बात, तो ये फैक्ट है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द
That means the many features of our constitution have been drawn from the various sources. आपको जान करके हैरानी होगी या आप इस चीज को जानते भी होंगे कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ब्रिटिश काल में जिस कानून का निर्माण किया गया था भारतवर्ष के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके एक मेजॉरिटी पार्ट को, यानी बहुत सारे उसमें के प्रावधान ऐसे थे, बहुत सारे ये प्रोविजंस ऐसे थे, और लगभग 250 ये प्रोविजंस को, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के 250 से ज्यादा ये प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान ये दिया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, यानी जो उसका संरचनात्मक जो भाग है, जो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप बोल सकते हैं कि वो लिया गया है कहां से? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। हम लोगों ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूएसए के भी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे फीचर्स को लिया है। ब्रिटेन का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। ब्रिटेन के अंदर जो सिस्टम ये प्रिवेल करता है, तो उनके यहां उनके सिस्टम में जो मेन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उन सारे ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से भी बहुत सारे ये फीचर्स को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। हमारे संविधान में उन सारे फीचर्स को स्थान मिला है। आयरलैंड के भी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के भी कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग के यहाँ बहुत सारे ये प्रावधान लिए गए हैं। तो वैसे वैसे डिफरेंट सोर्सेस से बहुत सारे फीचर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान ये मिला है, लेकिन अपने कंडीशंस के हिसाब से उनके अंदर एडेप्टेशंस ये लाई गई है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, और ये बोला भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस चीज को बोला था कि आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन इन सेइंग दैट वी हैव टेकन और वी हैव borrowed various features of our constitution from the rest of the world। यानी कि विश्व में जहां कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी काम करती है, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने ये बहुत सारे फीचर्स को लिया गया, हम लोगों ने लिया है। इसके बारे में मुझे बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं है। और उन्होंने इस भी चीज को बोला था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसेकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी विश्व में जितने भी नोन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उन सारे ये कॉन्स्टिट्यूशंस को रैंसेक करके हर एक जगह से ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ले करके, जो भी उसके इंपॉर्टेंट और इंडियन कंडीशंस के लिए जो सुटेबल फीचर्स थे, उन सारे फीचर्स को लेकर के एक गुलदस्ता तैयार किया गया है भारतीय संविधान के रूप में, जो कि हमारे कंडीशंस के हिसाब से वो एडेप्टेड है, जो कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल और पॉलिटिकल जो हमारा इथोस है, जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो हमारी पूरी इकोलॉजी है, उसको जो सूट करता हो। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये देखा जाए कि मतलब कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, आप देखिएगा, स्ट्रक्चरल पार्ट हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसको
तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कंकाल तंत्र निभाता है। हम लोग जानते हैं स्केलेटन सिस्टम जिसको बोलते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी में कंकाल तंत्र ही मौजूद नहीं हो तो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही ये फॉर्म नहीं हो पाएगा, और जो भी हम लोग जिस रूप में अपनी ह्यूमन बॉडी को देखते हैं ये सब यानी कि एक कोलैप्स कर जाएगी। तो ह्यूमन बॉडी को जो स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ जो ये प्रोवाइड करता है वो स्केलेटन सिस्टम है। ठीक उसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, मतलब वो पार्ट जिसके के ऊपर पूरे ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर उसकी जो संरचना है वो आधारित है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट जो है ये लार्जली लिया गया है कहां से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। शुरू में ही हमने आपको बोला था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड borrowed, however in a filtered manner, more than 250 provisions from the Government of India Act 1935। और ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, इट वॉज मेड और इट वॉज इनेक्टेड अंडर द ब्रिटिश रिजीम। ब्रिटिश ये रिजीम में भारतवर्ष के लिए इस कानून का निर्माण ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था, और इस कानून के 250 से ज्यादा जो प्रोविजंस हैं उसको कस्टमाइज्ड मैनर में, मतलब एक इंडिपेंडेंट इंडिया में जो चीजें सुटेबल हो सके उस हिसाब से उसको अडेप्ट करते हुए या उसके अंदर मॉडिफिकेशंस लाते हुए 250 से ज्यादा प्रावधानों को इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान मिला। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो स्ट्रक्चरल पार्ट वो इंस्पायर्ड है या वो आता है कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफिकल पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफिकल पार्ट है, ये फिलॉसफिकल पार्ट जो है वो आपको मेनली इंस्पायर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड के संविधान से। क्योंकि इसमें हम देखें, ये स्ट्रक्चरल पार्ट को मिला दें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफिकल पार्ट है, यानी कि वो पार्ट जो कि हमारे संविधान को दशा और दिशा देता है, जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आइडियल्स हैं या जो उसका सबसे फंडामेंटल जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सुनिश्चित करने वाला, आप ये गाइडिंग स्पिरिट बोल लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फिलॉसफिकल पार्ट है। और इसमें मेनली 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स, हमने एफआर इसको लिखा है मूलभूत अधिकार जिसको बोलते हैं, और मूलभूत अधिकार जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में भाग 3 में मूलभूत अधिकारों का उल्लेख ये किया गया है। आप अगर मूलभूत अधिकारों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से माइनस अगर कर दो, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हटा दिया जाए, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए फंडामेंटल राइट्स को, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक वर्थलेस डॉक्यूमेंट हो जाएगा, कोई उसका मूल्य नहीं रहेगा। और आप ऐसे समझिए कि जैसे ये सामान्य कानून होते हैं और उन कानूनों की एक
किताब समझ लीजिए या कंपाइलेशन समझ लीजिए, उसी एक कंपाइलेशन के रूप में ही हमारा संविधान हो जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की यानी मूलभूत अधिकारों की बहुत ही अहमियत है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आप देखिएगा कि मूलभूत अधिकारों में बहुत सारे मूलभूत अधिकार हैं। इसके बारे में अलग से वो चैप्टर या वीडियोस डिस्कशंस होंगी। जितने भी मूलभूत अधिकार मिले हैं उनमें से एक मूलभूत अधिकार जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 के अंदर जो अधिकार है उसको बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब वो होता क्या है, डिटेल्ड वे में हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 32 के बारे में और आर्टिकल 32 के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का जो अधिकार दिया गया है हम नागरिकों को, उस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट और सोल की संज्ञा दी थी। बहुत सारे एग्जाम्स में तो ऐसे ही आ जाता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is said to be the heart and soul of the Indian Constitution। तो अंबेडकर साहब ने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हार्ट एंड सोल है, जो उसका हृदय है, जो उसकी आत्मा है, वो आत्मा आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 जो है ये आपको फंडामेंटल राइट्स में ही वो आर्टिकल वो सम्मिलित है, वो मौजूद है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक प्रकार का फिलॉसफिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक दशा और दिशा देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूहानी शक्ति है, वो शक्ति जो है आपको फंडामेंटल राइट से ही ये मिलती है। और ये जो आपको फंडामेंटल राइट्स का जो ये प्रोविजन है, ये इंस्पायर्ड है या इसको लिया गया है कहां से, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका प्रावधान ये किया गया है। और इसका मुख्य मकसद यही है कि भारतवर्ष में जो भी ये सरकारें आएंगी, जो भी ये गवर्नमेंट्स आएंगी, सरकार का ये कोई भी अंग हो, वो किन बेसिक प्रिंसिपल से वो गाइडेड होगा अपनी फंक्शनिंग में। तो उन सारे ये बेसिक ये प्रिंसिपल्स को, जो कि ये गाइडिंग स्पिरिट्स हैं हमारे सिस्टम ऑफ ये गवर्नेंस के, वो सब ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स या गाइडिंग स्पिरिट्स जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो दिए गए हैं। और ये जो है, ये जो पार्ट है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड के संविधान से वो अभिप्रेरित है, वो इंस्पायर्ड है, वहां से इसको लिया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफिकल पार्ट है वो मेनली वो यानी कि बना है फंडामेंटल ये राइट से और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। और ये जो है ये कहां से इंस्पायर्ड है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है ये इंस्पायर्ड है आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से।
हमने देखा इससे पहले भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो लिया गया है कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसफिकल पार्ट है वो लिया गया है कहां से? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरिश ये कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसके साथ साथ आप देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटिकल पार्ट है, पॉलिटिकल पार्ट का यह अर्थ हुआ कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी, सिस्टम ऑफ ये गवर्नेंस क्या होगा, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनकी फंक्शनिंग कैसी होगी और उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पे कैसा होगा। यानी एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप होगा, यानी कि कार्यपालिका का विधायिका के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप होगा। हमारे यहाँ कैबिनेट फॉर्म जो है ये गवर्नमेंट का, उस हिसाब से हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ ये गवर्नेंस होगी। और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के साथ किस प्रकार का संबंध होगा। इन सारे चीजों का जो खाका है, जो बेसिक ये फ्रेमवर्क है या बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसी को हम लोग पॉलिटिकल पार्ट बोलते हैं। कि मतलब हमारे यहां जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो किस प्रकार से कार्य करेगी और उस ये पॉलिटिकल लीडरशिप के अधीन होकर के हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस प्रकार से कार्य करेगी। और गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं और खास करके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, यानी विधायिका और कार्यपालिका के बीच में ये किस प्रकार का संबंध होगा, इन सब सारे चीजों को ये डिसाइड करने वाले या परिभाषित करने वाले या रेगुलेट करने वाले जो ये प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सारे ये प्रावधान जो हैं उन्हीं को ये पॉलिटिकल पार्ट बोला जा रहा है। और ये मेनली इंस्पायर्ड है कहां से? तो आपको ब्रिटिश सिस्टम से। आप ये ब्रिटिश या कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज सच तो है नहीं ब्रिटेन में, लेकिन वहां पे शासन और प्रशासन के जो भी ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को आप ये बोल सकते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटिकल पार्ट है, it is largely inspired from the British Constitution or the British system. So broadly, we can divide the whole structure of the Indian Constitution into three parts. The first part is related to the structural part, that means the structure of our Constitution. And the structural part of our Constitution is mainly inspired from the Government of India Act 1935. The second part is called as the philosophical part of Indian Constitution. And the philosophical part of Indian Constitution is mainly inspired from the Constitution of the United States of America and the Constitution of the Ireland. And the political part of the Indian Constitution is largely inspired or is fundamentally inspired from the British Constitution or the British system of governance. तो ये आपको ये मेन चीजें हैं। अगले क्लास में मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि इस पार्ट से संबंधित अन्य भी ये मेन डिस्कशंस हैं, उसको मैं करूंगा। और इस भी चीज को मैं आपको बताऊंगा कि विश्व के किन संविधानों से, किन ये कॉन्स्टिट्यूशन से किन किन फीचर्स को हम लोगों ने इंपोर्ट किया है
या उसका इंस्पिरेशन हम लोगों ने लिया है। तो हम लोग अगले वीडियो में फिर से इस लेक्चर को कंटिन्यू हम लोग ये करेंगे। तो आशा है आप लोग, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से हो रही होगी। एक बात हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है, जीवन में सफलता तो सब कोई चाहता है। आप भी चाहते होंगे, मैं भी चाहता हूं, हर एक कोई चाहता है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि जीवन में सफलता उसी समय संभव हो सकता है इन द ट्रूअर सेंस। वास्तविक अर्थों में हमारे जीवन में सफलता उसी समय संभव हो सकती है जब हम लोग जीवन की सफलता को हम लोग सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर हम लोग अपने ही लाइफ का वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग इस चीज के इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इट रियली मीन्स टू बी अलाइव, जीवित रहने का इंपॉर्टेंस क्या है, जीवन की सफलता ये कैसे हो, इसके बारे में हमारा कोई सोच ही नहीं है, हमारा कोई विचार ही नहीं है। और केवल अगर हम लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं जीवन में सफलता ये कहां से आएगी, तो हम लोग ये चूक जाएंगे और स्थिति यही हो जाएगी कि एक के आगे इसके पीछे आप चाहे जितना भी जीरो लगा लें, एक के पीछे आप चाहे जितना भी जीरो लगा लें, एक एक रहता है, जीरो जीरो रहता है, इसके वैल्यू में किसी भी प्रकार का इजाफा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर एक के बाद अगर ये जीरो लगना शुरू हो तो उस जीरो का भी जो वैल्यू है वो बढ़ते चला जाता है, जियोमेट्रिक फैशन में वो बढ़ते चला जाता है। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे होते चला जाता है। एक जो है वो डिनोट कर रहा है जीवन की सफलता को, और जीरो जो है वो डिनोट कर रहा है जीवन में सफलता को। अब आपके ऊपर है कि जीरो को आप ये कहां लगाना चाहते हैं, एक के ये पहले लगाना चाहते हैं या एक के ये बाद में लगाना चाहते हैं, आपके ऊपर है। सोचना आप ही ने है, करना भी आप ही को है। हम लोग प्रेरित जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये तो पुरानी कहावत भी है, घोड़े को घास तक लाया जरूर जा सकता है, लेकिन वो घोड़ा घास खाएगा कि नहीं खाएगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर घोड़े को इच्छा ही नहीं है घास को खाने की, तो घास उसके पास अगर ये ला भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इच्छा का होना, जिज्ञासा का होना, प्रेम में होना, आप जिस काम को करना चाहते हैं उसके साथ प्रेम का होना, यही आवश्यक तत्व है जो कि आपको बहुत आगे ले जाएगा। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।